आपके कई बार कमेंट आ रहे थे कि 125 सीआरपीसी के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों ये हमारा भाग 1 वीडियो है, पार्ट 1 बना रहे हैं और यह भारत में सबसे ज़्यादा आतंकवाद मचाने वाली एक धारा है सीआरपीसी की 125 सीआरपीसी, इसके ऊपर बना रहे हैं। दोस्तों भारत देश में यदि सबसे ज़्यादा किसी धारा का मिसयूज़ होता है तो वो यही धारा है। ये एक हथियार बन चुका है शोषण का, लूटमार का, खुलेआम कानूनी लूटमार इस धारा के अंतर्गत हो रही है। तो आपको इस वीडियो में हम 125 सीआरपीसी के अंतर्गत गुजारा भत्ता या जो मेंटेनेंस अलाउंस है उसके संबंध में किस प्रकार कार्यवाही चलती है, और इस पार्ट 1 में हम आपको अंतरिम प्रार्थना पत्र फाइल होने से उसके आदेश होने तक की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। जो हमने पिछले कुछ वीडियो बनाए थे उसमें हमने कोर्ट की रूलिंग्स के बारे में उल्लेख किया था, यहाँ हम प्रोसीडिंग के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझना है। विषय सूची देख लेते हैं। 125 सीआरपीसी के प्रावधान, पैसे की प्रवृत्ति और भरण पोषण, प्रार्थना पत्र की संरचना, नोटिस, अंतरिम गुजारा भत्ता की प्रक्रिया, जवाब या आय का शपथ पत्र संबंधी सावधानियाँ, फिर आपको जवाब किस प्रकार देना है वह, बहस व साक्ष्य के संबंध में, अंतर्वर्ती विविध प्रार्थना पत्र जिसको इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस कहते हैं, और अन्य सावधानियां आपको क्या रखनी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि 125 सीआरपीसी का कोई भी मैटर पेंडिंग है तो आपको इस वीडियो को पूरा सुनने की और समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो को आप थोड़ा सा देखते रहना। ये जो कुत्ते का जो रूप है इसमें आप इसको ये समझिए कि ये पूरी न्याय व्यवस्था है। इसमें पत्नी, पत्नी का वकील और कोर्ट का जज, ये तीनों ही शामिल है। और आगे जो ये एक छोटा सा जानवर है जिसको खरगोश आप समझ सकते हो, जो इसका शिकार करने के लिए वीडियो में दिखाया गया है। यदि इस वीडियो की बात करें तो कुत्ते की स्पीड और वह शिकार करने के लिए तैयार बैठा है, इस प्रकार की मानसिकता, और यहाँ पे आप खरगोश की मानसिकता को समझने की कोशिश करना। जो ये भलीभांति जानता है कि यदि मैं नहीं भागा तो मेरा शिकार कर लिया जाएगा, उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो वह किस प्रकार बचता है। 125 सीआरपीसी के केस में वही मानसिकता लागू होती है। आपके पीछे पूरी व्यवस्था पड़ी हुई है, आपके पीछे पूरी व्यवस्था में वकील हो गया, पत्नी हो गई, जज हो गया, पूरी 125 सीआरपीसी की पूरी धारा पड़ी हुई है। ये कुत्ते से भी ज़्यादा खतरनाक है। और आपको कैसे बचना है, किस प्रकार की फुर्ती रखनी है, वो आप इस वीडियो को देखते हुए समझ लीजिए। आप अपने दिमाग में ये पहले ही बिठा लेते हो कि नहीं ये कुत्ता खरगोश को मार ही देगा, तो वो मार ही देगा। यदि यही बात खरगोश अपने दिमाग में बिठा ले कि नहीं ये कुत्ता मुझे मार देगा, तो वो उसको मार ही देगा। लेकिन खरगोश फिर भी भागता है, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, उसको अपनी ताकत का पता है। उसको पता है कि ये जब मेरे नज़दीक आएगा तो मुझे अचानक मुड़ना है। ये उसकी फुर्ती है। उसके शरीर का जो ढांचा है, उसकी क्या काबिलियत है, वो इस प्रकार की वो काबिलियत को वो जानता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखना, और क्या आप सही हुए कि गलत हुए इस वीडियो को देखकर। हो सकता है कई लोगों ने ये सोचा हो कि यह वीडियो शुरुआत में दिख रहा है तो नहीं वो तो मार ही देगा, लेकिन वो अंत तक उसको नहीं मार पाता है। यही मानसिकता यहाँ पे काम करती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कोर्ट केस हो गया है तो हम अब तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, क्योंकि हमने देखा है कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन लगी है कि पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि 80,000 पुरुषों ने सुसाइड किया है और महिलाओं ने 30,000 महिलाओं ने सुसाइड किया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है पुरुषों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो गुजारा भत्ता के नाम पे हो। कई ऐसी न्यूज़ आई हैं जहाँ पे ये लग रहा है कि गुजारा भत्ता देने में कोई असमर्थ था तो उसने कोर्ट के बाहर जहर खा लिया। उसने जज को बताया भी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जहर खा लिया। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सही नहीं है। जहर खाने से तो अच्छा है 1 महीना जेल में होके आ जाओ, सिविल जेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ये जेल आपकी नौकरी में आगे आने वाली है, ना कोई अड़चन पैदा करने वाली है। इस सिविल जेल में आप जाओ, आपको सुबह शाम चाय नाश्ता खाना पानी सब मिलता है, और 1 महीने बाद आकर के अपना काम धंधा करो, बहुत काम मिलते हैं। और वैसे भी कोई सरकारी नौकरी वाला है, कोई अच्छा बिजनेस वाला है, वो तो जेल जाएगा ही नहीं, उसके पास तो इतना पैसा तो रहता ही है, वो दे ही देता है। तो यदि आपके पास जहर खाने तक की नौबत आ गई है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपको जेल चले ही जाना चाहिए, ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कई लोग ऐसे हैं, जब उनको 125 सीआरपीसी का नोटिस मिलता है भरण पोषण का, वो लोग धारा ही नहीं पढ़ते हैं कि धारा में क्या है। वो एप्लीकेशन देखते हैं और कहते हैं ये तो सब झूठे आरोप लगा रखे हैं। अब आप झूठे आरोपों पे मत जाइए, यहाँ आरोपों का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ है, आप कितना कमाते हो, पत्नी कितना कमाती है, और उसको कितना पैसा देना है।
उसने झूठा लगाया सच लगाया वो बात की बात है, लेकिन पहले यही देखा जाएगा कि क्या आप कमाते हो। पत्नी नहीं कमाती है तो क्यों नहीं कमाती है, क्या कारण है, क्या उसने झूठी पिटीशन तो नहीं लगा रही है, क्या वो कमा तो नहीं रही है जो कोर्ट से छपा दिया हो। CRPC 125 के मुताबिक यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति, मतलब जिसके पास साधन है, जो कमाता हो, जिसके पास पैसा हो, जो अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, इस वर्ड को आप ध्यान रखना, असमर्थ, जिसने मांगा है वो असमर्थ होना चाहिए, अपनी धर्मज अधर्मज वयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या ना हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति वो किसको देगा, अपनी संतान, पत्नी, जो अपना खुद का गुजारा करने में असमर्थ है, उनके लिए ये प्रावधान है। अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित पुत्री नहीं, यानी इसमें यदि किसी बेटी की शादी हो जाती है तो उसके लिए जो उसका पिता है वो बाध्य नहीं है, या उस बेटी के लिए जो जवान हो चुकी है, मतलब 18 साल से ऊपर की हो चुकी है, उसके लिए भी उसका पिता बाध्य नहीं है कि कोई वो गुजारा भत्ता दे, और कोर्ट भी ऐसा आदेश नहीं करेगी। इसमें कुछ चीज़ें छोड़ी गई है, जैसे शारीरिक या मानसिक असामान्यता ना हो, नुकसान ना हो, और इसकी वजह से वो खुद का गुजारा भत्ता करने में असमर्थ ना हो। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक अपवाद के रूप में हैं। यहाँ पे अपने पिता या माता का जो व्यक्ति है जिनसे गुजारा भत्ता मांगा जा रहा है, वो माता पिता भी मांग सकते हैं कि जो हमारा बेटा है वो बहुत अच्छा कमा रहा है, उसके पास है, लेकिन हमको दे नहीं रहा है, तो उनके लिए भी यह प्रावधान किया गया है कि वो भी इस धारा के अंतर्गत गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। 125 CRPC के जो प्रावधान की जो मुख्य शर्तें वो ये है कि अवयस्क पुत्री को तब तक मिलेगा जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती या शादी नहीं हो जाती, या फिर वो मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग ना हो, बीमार ना हो, तब तक उसको गुजारा भत्ता मिल सकता है। पत्नी के अंतर्गत ऐसी स्त्री है जिसने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, यानी तलाक होने के बाद भी आपको जब तक महिला दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक आपको उसको गुजारा भत्ता देना। कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति, मतलब जैसी स्थिति उस समय हो, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के खर्च प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है, अथवा वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक रह रहे हैं। दोस्तों, ये 125 CRPC का जो उपधारा 4 है उसमें ये प्रावधान किया गया है, लेकिन आजकल कोर्ट में जितने भी जज बैठे हैं इन लोगों ने अपनी अलग ही खेती शुरू कर दी है, वो इस चीज़ों को मानते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को मान रहे हैं। सामान्यतः जो भी जज है वो ये कहते हैं कि ठीक है, छोटा मोटा आप पैसा दे दीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसा करके वो आदेश कर देते हैं। दोस्तों, दो यहाँ पे मुख्य कारण हैं, एक तो जारता की दशा में रहना और दूसरा बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करना। अब आजकल जितनी भी पिटीशन आ रही है उसमें लिखा आता है मारपीट करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मारपीट के संबंध में ना तो कहीं शिकायत की है, ना कहीं उसका मेडिकल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिकायत को कोर्ट सुन रहे हैं और गुजारा भत्ता आदेश कर रहे हैं। तो ये पूर्णतः मिसयूज है। और हालांकि ये एक समरी प्रोसीडिंग है। समरी प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि ठीक है, छोटा मोटा देखा जाएगा, कमा रहा है ना, ठीक है, 10,000 कमा रहा है तो 1,000 दे ही देगा, इस प्रकार से डील करने वाला एक मैटर है। तो इस वजह से इसका मिसयूज़ थोड़ा बढ़ गया है। और आज की तारीख में तो कोर्टों में एक ऐसी आंधी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कर दिया जाए, कितना ज़्यादा आप कर सकते हो। दोस्तों, इस केस को जीतने के लिए सबसे पहले आपको पैसे की प्रवृत्ति और भरण पोषण संबंधी जो पिटीशनें कोर्ट में लग रही है उनके पीछे क्या मानसिकता है वो आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज़ इस केस को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। कामयाब पुरुष की ज़िंदगी प्यार में असफल ही रहती है। आप चाहे इतिहास उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर लोग जो भी कामयाब हुए हैं उनकी जो ज़िंदगी है उसमें प्यार बहुत कम रहा है, बेवफाई, धोखा, वो उन्हीं से निकल करके कामयाब हुए हैं। पुरुष की ज़िंदगी बिना पैसे के निरर्थक होती है। यदि किसी पुरुष के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहा है। कभी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है, या वो बिल्कुल ही अर्थहीन हो गया है, जिसको बोलते हैं गरीब हो गया है, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही नकारा टाइप की हो जाती है। तीसरा है, पैसा कूटनीति और अनुशासन से बनता है। यदि आप सच में पुरुष हैं और पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा बचाना भी चाहते हैं या पैसे का सही उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एक अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा और कूटनीति फॉलो करनी पड़ेगी। ये कूटनीति बहुत जगह पे
लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन यह सही और धार्मिक रास्ते से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत कार्य करके पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा कभी फलता नहीं है, फूलता नहीं है। पुरुष को दानी होना चाहिए, इससे लक्ष्मी मेहरबान होती है। कभी भी आपको पैसे को बचा के नहीं रखना है, पैसे को हमेशा रोटेट करना है जिससे आपका पैसा उपयोग में आता रहे, और वही जो पैसा होता है वही आपके लिए अच्छा और फलदायी माना जाता है, और सही कर्म और धर्म से कमाया पैसा ही आपको बरकत देता है। पुरुष को बचत से ज़्यादा आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। कुछ लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो कहते हैं भाई मैं गुजारा भत्ता तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। नहीं, यदि कोर्ट ने गुजारा भत्ते का आदेश दिया है तो आप गुजारा भत्ता देने से मना मत कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ खर्चा होता है तो खुद पे कर लीजिए, एक स्किल सीखिए जहाँ से आपको ये लगे कि मैं यहाँ से कहीं से अपनी आय बढ़ा सकता हूँ। भले ही मेहनत करनी पड़े, लेकिन बचत करके आज तक कोई पैसे वाला नहीं बनाए, अमीर नहीं बनाए। लेकिन आय यदि आपकी बढ़ती है तो उस साधनों से आप ज़रूर एक अच्छी खासी आमदनी के मालिक बन सकते हैं। औरत हमेशा बाजारू होती है, क्योंकि आपने कोर्ट में जितने भी देखे होंगे मामले, तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं पहुँच जाती है उनमें से 90-95% तो ऐसी है जो खुद गलत होती हैं। उन्होंने खुद ने गलतियाँ करी है, लेकिन उनको अपने ऊपर इतना अभिमान हो जाता है कि नहीं, हमको, उनका एक ईगो होता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे इसको नीचा दिखाना है, मुझे किसी तरीके से ऐसा बनाना है कि ये खुद आकर के हमारे हाथ पैर जोड़ें। तो इस प्रकार की औरत फिर वकील और दूसरे किसी बॉयफ्रेंड को भी रखती है और फिर वो उनकी हर बात मानती है। तो आप कोर्ट में जितनी भी महिलाएं आ रही हैं उनमें से 90% को आप यही मान लीजिए कि बेवफा औरत होती है, वो बाजारू होती है और इसका कोई अपना कोई चरित्र नहीं होता है। यदि वो केस को लंबा खींचती है और 125 CRPC के तहत रोज़ ये कहती है कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, अभी ये भी पैसा कम पड़ रहा है, ये भी पैसा कम पड़ रहा है, तो वो आप समझ लीजिए वो पैसे में बिकने वाली ही औरत है। प्यार बिकता है बाज़ार में, हुस्न की नीलामी पैसे से होती है। शादी और सगाई में प्यार दिखता है, लेकिन जब प्यार में झगड़ा हो गया तो फिर वो कोर्ट में आकर के कहती है कि नहीं मेरा इस्तेमाल किया है, नहीं मेरा उपयोग किया है, मेरे को फेंक दिया है, ये कर दिया है, और फिर वो पैसे की मांग पे आ जाती है। तो जिस औरत को घर बसाना होता है वो हमेशा यही कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे साथ में रहना है। लेकिन ये नहीं कि आपने 10 लाख 20 लाख ले लिए और अब आपको पता चल गया कि अब तो हमें साथ में रहना है, तो वो संभव नहीं होता है। आपने जुदाई फिल्म देखी होगी, उसमें भी एक इसी तरीके का कंसेप्ट है। तो बाज़ार में हुस्न की नीलामी पैसे से होती है। आप इस बात को यकीन मान के चलिए कि कोई भी हुस्न है वो नीलाम होने को तैयार है। आपके पास पैसा होना चाहिए कि पैसा इतना कमाओ कि दिया गया पैसा कुछ भी ना लगे। दोस्तों, यदि आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके पास यदि मानसिक संतुलन सही है तो आप पैसा इतना कमा ही लोगे कि आपको जो भी पैसा आप दे रहे हो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप फिर नए साधन बनाओगे, और आपकी यदि मानसिक स्थिति इतनी मजबूत है तो आप उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर तो जहर खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जेल में आपको बढ़िया रोटी मिल जाएगी, आप 1 महीना सरकारी रोटी खा के देखो ना, कौन कहता है कि ख़राब होती है। कोर्ट में गुजारा भत्ता मांगने वाली सक्षम महिला से ज़्यादा एक वेश्या और किन्नर अच्छे होते हैं। ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनसे भी उसका चरित्र बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। दोस्तों, 125 CRPC का जब केस फाइल होता है तो उसमें आपकी 2 फाइल लगती है। एक मूल प्रार्थना पत्र होता है और एक अंतरिम गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र होता है। दोनों फाइलों में एक ही सुनवाई की तारीख मिलती है। अंतरिम गुजारा भत्ता अनुमानित आय अनुसार पहले तय होता है, उसके ऊपर आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा है, बट ठीक है आप कितना कमाते हो छोटा मोटा पता लग गया, ठीक है इतना कम से कम ऑर्डर दे देते हैं, ये अंतरिम गुजारा भत्ता ऑर्डर हो जाता है। मूल प्रार्थना पत्र पर उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। जैसे ही आपका अंतरिम गुजारा भत्ता आदेश हो जाता है उसके बाद मूल जो प्रार्थना पत्र है उस पर सुनवाई शुरू होती है। प्रार्थी या प्रार्थिया अपना गुजारा करने में असमर्थ होने से गुजारा भत्ता पाने हेतु प्रार्थना पत्र लगाता है। जो बंदा प्रार्थना पत्र लगाता है, यानी ज़्यादातर मामलों में तो पत्नी लगा रही है, माँ बाप तो कम ही लगाते हैं, तो वो अपना गुजारा भत्ता करने में असमर्थ हैं। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए गुजारा भत्ता का प्रार्थना पत्र लगाया जाता है। पारिवारिक या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका आधिकारिक क्षेत्र है। जैसे कहीं पे पारिवारिक न्यायालय है तो वहाँ पे लगेगा, नहीं है तो वहाँ पे CJM कोर्ट होते हैं जिनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनके कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगती है। अब दोस्तों नोटिस पे आ जाते हैं। जब ये केस फाइल हो जाता है तो केस फाइल होने के बाद आपको हर एक फाइल का अलग अलग नोटिस मिलता है। इस नोटिस के साथ में पिटीशन आपको जुड़ी हुई मिलेगी। बिना पिटीशन प्रतिलिपि के
प्राप्त नोटिस को अपूर्ण नोटिस की तामील माना जाता है। यदि आपको कभी भी ऐसा नोटिस मिलता है जिसमें पिटीशन की कॉपी नहीं है, सिर्फ नोटिस मिला है, तो आप उसके ऊपर लिख देना पिटीशन की प्रतिलिपि संलग्न प्राप्त नहीं हुई है। ये लिखने के बाद ही आप उसको, जो भी लेके आया है नोटिस, उसको वापस देना है। कानूनी कार्रवाई में प्राप्त नोटिस प्राप्त करते समय हस्ताक्षर के साथ में तारीख आपको ज़रूर लिखनी है। कभी भी हमने देखा है लोग नोटिस आ गया ठीक है साइन कर देते हैं, वापस दे दिया, लेकिन आपको उसके नीचे तारीख ज़रूर लिखना है कि आपको ये नोटिस कब मिला है। यदि आप कानूनी कार्रवाई से अनभिज्ञ है और सरकारी सेवारत है तो आपको नोटिस लेने से इनकार नहीं करना चाहिए और बचना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको कानूनी कार्रवाई नहीं आती है, लोग आपको सलाहें दे रहे हैं भाई नोटिस तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। यदि 125 CRPC का नोटिस है और आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या वेतनभोगी हैं तो आपको नोटिस ले लेना चाहिए। इसको लेने से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्राप्त नोटिस और पिटीशन की कॉपी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कई बार लोग नोटिस प्राप्त होते ही, पिटीशन प्राप्त होते ही वकील के पास चले जाते हैं, आप सलाह दे दो, वो फिर उनको ऐसा भर देते हैं कि बस आगे का तो रास्ता फिर वो खुद ही सोचना बंद हो जाते हैं। तो आपको इस नोटिस और पिटीशन की कॉपी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको उसका टाइटल देखना है, बॉडी क्या है वो देखनी है, और उन्होंने क्या रिलीफ मांगी है, क्योंकि कोर्ट में कोई भी पिटीशन लगती है उसकी रिलीफ होती है कोई ना कोई कि हमें क्या चाहिए। ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। आपको यदि घबराहट महसूस होती 2-3 बार पढ़ लीजिए, सारा डर दूर हो जाएगा। कानूनी मामलों में बिना टेंशन रहे और रणनीति बनाएं। यदि कानूनी मामला कोई भी आपका कोर्ट में लगता है, कोई भी नोटिस मिलता है या आप कोर्ट में जाते हो, तो आपको कोई भी टेंशन लेके नहीं जाना है, फ्री माइंड जाइए और वहाँ पे एक रणनीति थोड़ी सी बना के जाइए कि क्या है, कैसे करना है और क्या जवाब देना है। सामने जो जज बैठा है वो भी एक इंसान है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कह दीजिए कि सर अगली तारीख पे हम कर देंगे या 2-3 दिन बाद की तारीख दे दीजिए, हम कर लेंगे, मैंने अभी इतना सोचा नहीं था। आप वहाँ जा रहे हैं कोर्ट में तो कोई खा नहीं जाएगा आपको, कोई फांसी की सज़ा नहीं हो जाएगी। आप थोड़ा सा सोच समझ के जाए। पहली बार यदि आप जा रहे हैं तो एक बार फाइल को पढ़ लें, वकील तो बाद की बात है, आप पहले ही वकील कर लेते हो और फिर आप उसी के हिसाब से चलना भी शुरू हो जाते हो। एक पुरुष को कानून से कभी भी सहानुभूति की आशा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आप ये कभी मत सोचिए कि कानून आपके प्रति सहानुभूति रखेगा, नहीं। आपको चालाक बनना पड़ेगा, आपको कूटनीतिक बनना पड़ेगा, तभी कानून आपके पीछे पीछे चलेगा। खुद को मजबूत बनाइए और ज्ञान अर्जित कीजिए। दोस्तों, आप खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाइए, चाहे कैसा भी मामला हो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको कभी सोचना ही नहीं है कि ये क्या हो जाएगा, आए मैं तो मर गया, ऐसा कभी नहीं सोचना है। कुछ भी होगा देखा जाएगा। वकील करने से पहले खुद अपना होमवर्क कर लें। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगह हमने देखा है जो हमसे बंदे बात करते हैं ना, उनको खुद को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मामले में। फाइल उनके पास भी नहीं है, उनको तारीखें नहीं पता है, कब केस फाइल हुआ ये नहीं पता है, महीना भी नहीं पता है, लेकिन सलाह लेते घूमते हर जगह। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। अध्ययन कर लीजिए कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके बाद आप वकील के पास जाइए और उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको खुद को कुछ भी नहीं पता है तो आप वकील के पास जाकर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे। तो आपका खुद का एक डिसीजन पावर होना चाहिए और तर्क वितर्क करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपको नोटिस मिल जाता है तो आप पहली तारीख में खुद ही जाएं, बिना वकील के जाएं और फाइल को एक बार पढ़ लें। हर डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से देख लें, अपनी उपस्थिति कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइल का थोड़ा बहुत अध्ययन कर लें, कोई आदेश तो नहीं हुआ है, आरोप क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, ऑर्डर शीट को एक बार देख लीजिए। आप पिटीशन की कॉपी मांग सकते हो, पिटीशन की कॉपी ही सब कुछ होती है, बाकी कोई आदेश हुआ है तो ऑर्डर शीट में आप देख सकते हो। ये 2 चीज़ें आपको कोर्ट में आप जब भी जाओगे आपको दिखाई जाएगी। आप खुद यदि पार्टी हैं तो आप देख सकते हो। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं, जिनको इंटरलोक्यूटरी या विविध प्रार्थना पत्र कहते हैं। ये बीच में लगते रहते हैं कि आपको कुछ कहना है तो एक अलग से एप्लीकेशन लगा दीजिए। खुद भी यदि चाहें तो इस केस को आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। इस केस को हो सके खुद ही हैंडल कीजिए, क्योंकि कई बार ना आप अपनी आय के सारे सबूत वकील के सामने खोल देते हो और ये सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव आपके केस पर डालता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस आदेश भी हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके खुद जवाब तैयार करो, खुद कोर्ट में पेश करो, खुद बहस करो। जवाब कैसे पेश करना है, आय का शपथ पत्र कैसे पेश करना है। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में जो भरण पोषण है, इसके अंदर जब आप अपना आय का शपथ पत्र पेश करते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जिसने ये केस लगाया उसने पेश किया है कि नहीं किया है।
मुख्यतः अपनी सकल आय कटौतियाँ जिम्मेदारियाँ सही से और कूटनीतिक तरीके से लिखें। यानी आपको जो अपनी कुल आय है, कई लोग यहीं पे गलतियाँ करते हैं, कुल आय जो है वो आपकी हिसाब से लिखनी है। कटौतियाँ जो है उसमें अनिवार्य कटौतियाँ कितनी हैं और आप खुद कितनी कटौतियाँ करवा रहे हो ये अलग अलग लिखनी है। आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ है वो अलग अलग लिखनी है। लेकिन इन सबको एक कूटनीतिक तरीके से लिखना है कि उसको पहली बार में ही समझ में आ जाए। यदि आपकी आय ज़्यादा है तो कटौतियाँ और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बतानी हैं। आरोप का आधार या साक्ष्य जो भी 125 सीआरपीसी की फाइल में लगे हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। और 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में भरण पोषण को नामंजूर करने के प्रावधान हैं। इनका अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए। रेस्पोंडेंट द्वारा जो भी एप्लीकेशन लगाई गई है उसका पेरा वाइज रिप्लाई तैयार करना है। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको जवाब कैसे तैयार करना है। जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन अलग से लिखें। यानी आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो उसको एक अतिरिक्त कथन करके हेडिंग दे करके और नीचे उसके अलग से पेरा बना करके आप उसको लिखना शुरू कीजिए। साक्ष्य और दस्तावेज जवाब के पेरा अनुसार क्रमवर्ती रूप से संलग्न करें। यानी आपको जो भी दस्तावेज या साक्ष्य लगाना है वो आपको पहले कौन सी घटना हुई है वो आपको पहले लगाना है, उसके बाद कौन सी घटना हुई वो उसके बाद में लगाना है, और फिर कौन सी घटना हुई वो उसको उसके भी बाद लगाना है। साक्ष्य शपथ पत्र साक्ष्य रिकॉर्ड से पहले घटनाक्रम की तैयारी कानूनी पहलुओं में करें। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं ये डॉक्यूमेंट क्यों लगा रहा हूँ और कानूनी हिसाब से क्या ये मुझे डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए या नहीं लगाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया तो जज को ये आइडिया हो जाता है कि इस डॉक्यूमेंट का इसके इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब जो बंदा खुद कोर्ट में आ रहा है और खुद पैरवी कर रहा है उसको कानून की जानकारी बहुत ही कम है। झूठा आरोप साबित होने से ज़्यादा याची को सक्षम आय वाला साबित करना है। यदि 125 सीआरपीसी का केस है तो कई लोग कहते हैं भी नहीं इसने ये झूठ बोला, ये झूठ है, ये झूठ है। तो आपको ये झूठ के ऊपर नहीं जाना है, आपको ये साबित करना है कि क्या वो कमा रही है कि नहीं कमा रही है, यदि क्या वो खुद अपना भरण पोषण करने में सक्षम है कि नहीं सक्षम है। यदि वो नहीं सक्षम है तब आप उसके झूठ को जो है वो सामने साबित करने का प्रयास कीजिए। जो 125 सीआरपीसी के केस में जिरे होती है या बहस होती है ये सिर्फ एक दिखावटी कानूनी प्रक्रिया है, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कानूनी पहलुओं में आपको लगता है कि कहीं पे भी वो कमा रही है लेकिन आपका कोई साक्ष्य ऐसा है जिसको कोर्ट कंसीडर नहीं कर रही है, तब फिर आपको जो है अपनी बहस और जो आपकी जिरे है वो उस पार्टिकुलर एविडेंस पर फोकस ही होनी चाहिए। आपको बार बार उसी का जिक्र करना है कि ये है कमा रही है, ये इसका साक्ष्य है। क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए। एक तो आपको सौदेबाजी से सावधान रहना है। कई लोग यहाँ पे सौदेबाजियाँ करते हैं और वकीलों की मिलीभगत भी होती है। जैसे कई वकील आपको कहते हैं कि सामने वाले वकील ने बोला है कि वो कम आदेश करवाएगा तो इसलिए आप एक काम कीजिए, इतना पैसा दे दीजिए। सामने वाले वकील को फीस दे देते हैं, उसके बाद में आपका कम आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार की सौदेबाजी से आपको दूर रहना है। और दूसरा ये भी होता है कि आप अपनी जितनी भी आय हैं, आपके पास प्रॉपर्टी, आपके पास जो भी, क्योंकि वकील तो सारी जानकारी मांग लेते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट भी दे दो, पे स्लिप भी दे दो, सब दे दो, तो सारी जानकारी नहीं देनी है, आपको अपने हिसाब से ही जानकारी देनी है, नहीं तो वो दोनों मिल कर के आपका ज़्यादा आदेश करवा देंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो इस प्रकार के मामले जिनमें कोई फांसी की सज़ा नहीं है खुद ही हैंडल कर लो। महिला की लालची प्रवृत्ति, यदि कोई भी महिला वहाँ पे जो 125 सीआरपीसी के केस में है बार बार ये कहे कि मुझे अभी भी पैसा कम पड़ रहा है, आप ये नहीं कि वो हर एक जगह एप्लीकेशन लगाए तो आप अपनी हर एक जगह पे स्लिप लगाते जा रहे हो कि मेरी तो इनकम इतनी है, मेरी आज की इनकम इतनी, मेरी आज की नहीं। पहले कोशिश कीजिए उसका एप्लीकेशन खारिज करवाने की। नहीं होता है तो फिर आपको जो लगाना है उस हिसाब से लगाइए। लेकिन बार बार यदि कोई ऐसी इतनी एप्लीकेशन लगाए तो आपको फिर जहाँ पे भरण पोषण तय हो गया है, जो हमने पहले वीडियो बना रखी उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है कि किस प्रकार के मैटर में किस प्रकार आप आपत्ति प्रार्थना पत्र लगा सकते हो, वो आपको विशेष ध्यान रख करके उसको जवाब देना है। ज़्यादातर जितना भी संभव हो खुद ही पैरवी कीजिए। इस प्रकार के मामले में हमने देखा है कि वकील बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। आदेश हुआ 2000 का, वकील की फ़ीस 1 लाख है, क्या फ़ायदा है। आप यदि इस प्रकार की फ़ीस दे करके और इतना छोटा सा केस लड़ना चाहते हो तो वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। आपको खुद ही पैरवी कर लेनी चाहिए और आपको खुद ही बोल देना चाहिए सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये इतना पैसा है, आपको जो आदेश करना है ठीक लगे कर दीजिए। 125 सीआरपीसी के मामले में आपको जेल जाने का जो डर है वो निकालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है, देने की क्षमता नहीं है, तो जेल सिविल जेल है, इसमें आपकी कोई नौकरी लगने की या ऐसी कोई अड़चन नहीं आती है। आप 1 महीना आराम से अंदर रह के आ सकते हो। ये
एक वसूली को पूरा कर देती है। और जेल कुछ नहीं है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है। जेल का डर निकाल दीजिए, आदमी ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वसनीयता और व्यवहारिकता में आपको सावधानियाँ रखनी है। आपको ये कोशिश करनी है कि जज आपके ऊपर विश्वास क्यों करे। आप कोर्ट में यदि खुद अपीयर हो रहे हो तो आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप जज को कन्विंस कर सको। यदि आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कम से कम कन्फ्यूज़ कर सको, इतना आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। और आपका व्यवहार शालीनता से भरा हुआ होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि जो व्यक्ति सामने है वो जज है, उससे डर नहीं, आपको एक सज्जन पुरुष की तरह बात करनी है। बाकी जो डिसीजन है वो कानूनी पहलुओं में होता है, इससे ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका भाग 2 हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक आप इस पूरे वीडियो को देखकर आप समझ लीजिए कि और जो भी आपके विचार है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या बात है, गांव में जज है हमारे, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है।